जुमला मैं कर सकता हूं। इफ यू थिंक यू कैन, यू विल एंड यू विल। अपनी डिक्शनरी में नो, नहीं हो सकता वाले अल्फाज निकालकर बाहर फेंक दो। सिर्फ 1 घंटा जिम में गुजारो और 1 घंटा दिन का सिर्फ 4% होता है। ये मत सोचो मैं थक गया हूं। थकावट का एहसास हार की तरफ पहला कदम है। अपने जहन को मजबूत करना है तो पहले जिस्म मजबूत करो। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स शुरू में तुमसे भी कमजोर थे, लेकिन लगन और कमिटमेंट से वो रॉक बन गए। सिर्फ तुम कर सकते हो। कल अगर 20 किलो उठाया है तो आज 40 किलो उठाओ। इफ यू थिंक यू कैन एंड यू विल। अपनी फ्रस्ट्रेशन को जिम में खत्म करो। जो लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते तो उनसे दूर रहो। यार बेटा, आप लगता है किसी बॉडी बिल्डर की मोटिवेशनल स्पीच सुन के आए हैं। बस मैं भी जिस्म बनाना चाहता हूँ। चले अभी ये प्लेटें निकाले। ऐसा नहीं होता, एक दिन में कोई बॉडी बिल्डर नहीं बनता। ये स्टेप बाय स्टेप होता है। एक ख़ास एज में ना बच्चे जब टीन एज से क्रॉस करते हैं, नॉट टीन एज लेकिन टीन एज के बियॉन्ड जाते हैं, जब 19 से 20 जाते हैं, तो इस सोसाइटी में ना, पाकिस्तानी सोसाइटी में हमने ये रविश रखी हुई है कि बच्चा फौरी तौर पे सोचना शुरू करता है कि नाउ आई हैव टू डू समथिंग, ठीक है, और मुझे कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं पैसे भी कमा सकूं। और अभी जो नई जनरेशन है उसको ये भी लगता है कि मैं ना सिर्फ पैसे कमा सकूं, एकदम मैं बड़ा फेमस भी हो जाऊं और कोई बहुत बड़ा काम कर दूं, जो कि ठीक है। 21st सेंचुरी में जो बच्चा, क्योंकि हम 2020 में खड़े हैं, उसने पिछले 19 साल इसी सेंचुरी में गुजारे हैं, ये रविश समझ में आती है बच्चों की कि वो एकदम से कुछ बहुत बड़ा करना चाह रहे हैं। हमारी एज ग्रुप जिन्होंने पिछली सेंचुरी में अपने टीन्स देखे और वो देखे, हमें ये लगता था कि चीज़ें डेवलपमेंटल होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता होती हैं, ग्रेजुअली होती हैं। इन बच्चों का ये बिलीफ नहीं है। हम मोटिवेशन चाहते हैं तरक्की करने के लिए। तरक्की क्या है? तरक्की हमारे इर्द गिर्द बनाई गई है, हमारे मीडिया के पॉपुलर कल्चर ने बनाई है, एडवर्टाइजिंग ने बनाई है, फिल्म इंडस्ट्री ने बनाई है, ड्रामे ने बनाई है कि एक सर्टन अमाउंट आपको चाहिए, एक अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड चाहिए, तो हम समझते हैं कि वो तरक्की है हमारे नज़दीक। उसको हासिल करने के लिए लोग समझते हैं कुछ टेक्निक्स हैं, और वो टेक्निक्स जो हैं वो उन्हें या तो पता नहीं है कि वो किस तरह से इम्प्लीमेंट की जाएं, या उनके जो दोस्त जिनका काम चल जाता है वो उसके लिए एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं कि जी ये आप मेजरमेंट में डालते जाएं तो ये आप तरक्की जो है वो कर जाएंगे। ज़रूरत होती है, मैं ये नहीं कहती कि ज़रूरत नहीं होती। इस एज के बच्चों को ज़रूरत होती है, लेकिन क्या मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत होती है या किसी और की ज़रूरत होती है? दैट्स द क्वेश्चन। हमारे पास ना मुख्तलिफ अल्फाज हैं। एक है लाइफ कोच, एक है मोटिवेशनल स्पीकर, फिर एक है मेंटोर, फिर एक है गुरु, और फिर एक है इन्फ्लुएंसर, जो कि बिल्कुल 21st सेंचुरी की पैदावार है। इन सब के अलग काम हैं। हम ये देख रहे हैं इस वक्त जो रविश है कि एक मोटिवेशनल स्पीकर अपनी प्रोफाइल पे ये 5 बातें लिख देता है, तो बंदा हैरान हो जाता है कि अच्छा यार ये एक ही शख्स सब कुछ कर डालेगा। ये एक फ़न है, और अगर आप इंटरनेट पर जाके देखें तो बहुत सी किताबें हैं जो आपको बताएंगी कि इसके गुर क्या हैं। मैंने ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर सुने हैं जिनका बस एक ही रट है कि बस आप अपने आप पर एतमाद करें और फिर हर चीज़ दुनिया की आप कर सकते हैं। गलत है, ऐसा नहीं होता। हर शख्स में हर चीज़ करने की सलाहियत नहीं है। अगर मैं पेंटिंग करना चाहूँ मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझ में वो सलाहियत नहीं है। एतमाद की बात बिल्कुल नहीं है यहाँ पे।
आप अगर देखें तो अमेरिका के अंदर कोई तकरीबन 1 से 2 बिलियन डॉलर सेल्फ बुक और मोटिवेशनल बुक इंडस्ट्री जो है उसका टोटल हजम बनता है 1 बिलियन डॉलर या 2 बिलियन डॉलर के करीब। वेस्ट में जो मोटिवेशनल स्पीकिंग है और जो सेल्फ हेल्प बुक्स हैं वो एक बड़ी इकोनॉमी के तौर पर, एक बड़ी प्रोडक्ट के तौर पर खड़ी हो गई हैं। अब पाकिस्तान के अंदर भी वही रुझान आ गया है। आप जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर ले लें, ठीक है, आप इनकी एक दफ़ा कंजम्पशन शुरू कर दें, उसके बाद आपको इनकी लत पड़ जाएगी, जैसे सिगरेट की लत पड़ती है। आप इनकी कंजम्पशन करते रहेंगे, लेकिन इस कंजम्पशन से, जैसे नया मोबाइल लेने से या नया सिगरेट का पैकेट लेने से कंजम्पशन तो हो जाती है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कोई सुधार नहीं आता। तो मोटिवेशनल का भी मिजाज कुछ ऐसा ही है। ये अब कंज्यूमर मार्केट के अंदर एक प्रोडक्ट के तौर पर है जो इस्तेमाल हो रही है और जो कंज्यूम हो रही है। पिछले चंद सालों से हमारी यूनिवर्सिटियों में मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाने का रिवाज चल पड़ा है। क्या अच्छी बात होती अगर ऐसे मुकर्रीन बुलाए जाते जिनके अपने कुछ कारनामे हैं और वो वाकई कुछ हरकत पैदा कर सकते, शऊर बुलंद कर सकते, नई राहें दिखा सकते। बहुत से लोग ऐसे हैं, मैंने बाहर की दुनिया में देखे, जो ये दिखाते हैं कि उन्होंने कोई नई तहकीक की है, किसी नई इल्मी सतह पर पहुंचे हैं, कोई नया इंकशाफ किया है, कोई नई तिजारत शुरू की है, कोई नया बिजनेस किया है। कोई ऐसे लोग भी हैं जो बहुत गरीब थे लेकिन अब वो मल्टी बिलियनियर बन गए। गोया कि ये तमाम ऐसे नमूने हैं जिनसे स्टूडेंट्स इंस्पायर होते हैं। इंस्पिरेशन, मोटिवेशन आखिर ऐसे मुकर्रीन का मकसद होना चाहिए, और वो तब ही हो सकता है जब वो शख्स खुद इस काबिल हो और जिसने अपनी काबिलियत का पहले से मुजाहरा किया हुआ हो। लेकिन जिनको मैंने सुना है, और मैंने कोई 6-7 ही सुने हैं, शायद और लोग इससे बेहतर हों, मगर जो मैंने सुना है उससे लेक्चर के आखिर में मुझे यूं महसूस हुआ कि मैंने तो कुछ भी नहीं सीखा, कुछ नहीं जाना। हाँ, ये बड़े फनकार हैं, ये अपने सामीन को नचा देते हैं, कभी वो तालियां पीटते हैं, कभी वो अपने हाथों को देखते हैं, कभी वो रोते हैं, कभी गाते हैं। ये फनकारी है, मगर ये बिल्कुल वैसी चीज़ है जैसा कि बंदरों को डुगडुगी से नचाया जाए। मैं कहती हूँ ये पाइड पाइपर्स हैं, क्योंकि वो बड़ी अच्छी धुन बजाते हैं तो बच्चे उनके पीछे चल पड़ते हैं। और वो बच्चे उस एज में हैं जब वो देख रहे हैं कि कोई हमें गाइड करे। उस सूरत हाल में जब कोई भी शख्स आके कॉन्फिडेंटली खड़ा होके उनके सामने कोई ऐसा बयान देगा जिस पे वो बच्चे कहेंगे अच्छा यार ये इतनी कॉन्फिडेंटली कह रहा है तो ये सही कह रहा होगा, यहाँ से मोटिवेशनल स्पीकर की स्पेस शुरू होती है। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और आप मैं ऑडियंस में बैठा हूं और आप मुझे बता रहे हैं कि कामयाबी की दास्तानें किन अफराद ने रकम की, और उसमें हो सकता है कि मोटिवेशनल स्पीकर की अपनी ज़ात मुबारक जो है उन्होंने भी बहुत बड़े काम का बहुत से चैलेंजेस से नबर्द आजमा हुए और वो कैसे आपके सामने पहुंच गए, और ये तमाम चीजें आप मुझे बता रहे हैं। आप मुझे इसी पर्टिकुलर फील्ड जिसमें वो अफराद कामयाब हुए, जिसकी आप कहानियां सुना रहे हैं किसी फर्द की, उसी फर्द के तरीकेकार को अडॉप्ट करते हुए उन्हीं वेरिएबल्स को उसी तरह जो 499 अफराद नाकाम हुए उसका डाटा आप मुझे नहीं दे रहे। तो कामयाबी क्या है? बुनियादी तौर पे साइंटिफिकली हम देखें तो कामयाबी हम ये कह सकते हैं कि जो ऐसा रिजल्ट जो आप चाहते हैं उसको बड़ा वेल कैलकुलेटेड हो और पैटर्न रिकग्निशन आप में बहुत अच्छी हो और आप एक आउटकम जो है वो बहुत अच्छा प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो इसको शायद हम उस तरह साइंटिफिकली हम इसको कामयाबी को डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हम इस तरह करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमें डेटा साइंसेस की मदद से ये सारा काम करना पड़ेगा और हमें बहुत ऑब्जेक्टिवली सोचना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव थिंकिंग के साथ और ऑब्जेक्टिविज्म के साथ हमें इस मामले को अप्रोच करना पड़ेगा। सब्जेक्टिविटी के साथ नहीं हो सकता। तो जिस तरह मार्क्स ने कहा था कि फ़र्द जो है वो पेशे का इंतखाब कैसे करता है, तो उसने पूरी डिटेल में लिखा था कि इंसान जब अपना पेशा चुनता है तो उसकी जो ड्राइविंग फोर्स होती है वो उसकी अपनी नीड्स होती हैं इस सोसाइटी के अंदर, सरमायादारी के अंदर।
तो इसलिए ये तो बात ही ख़त्म होगी ना कि इंसान अपनी पसंद की चीज़ जो है वो सिलेक्ट करे, या पसंद का शोबा चूज़ करे, या पसंद की जो एजुकेशन है वो चूज़ करे। पसंद इंसान की है ही नहीं, मार्केट ड्रिवन है। जिस तरफ मार्केट उनको लगेगी कि यहाँ पर रोज़गार है, वही पेशा अख्तियार करेंगे, वही एजुकेशन लेंगे। तो ये जो है एक फ़र्द जो है वो अपने तौर पर अपने अंदर से इंडिविजुअली इस तरह नहीं हो सकता। ये एक फिनोमिना है, आपको ऊपर से चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, सोसाइटी को इस काबिल बनाना पड़ेगा कि लोग अपने शौक़ और अपनी पसंद को जो है वो चूज़ कर सकें, उस पेशे में जा सकें, उस शोबे में जा सकें। वो उस वक्त हो सकता है जब लाखों लोगों को रोज़गार देने की सलाहियत होगी, उनको एडजस्ट करने की कैपेसिटी होगी उस सिस्टम के अंदर, उस इकानमी के अंदर। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि इस तरह के लोग खुम्बियों की तरह उगाते हैं। वो फिर क्या करते हैं, आपको इंडिविजुअलिज्म की तरगीब देते हैं, आपको लेग पुलिंग की तरगीब देते हैं। अल्टीमेटली सक्सेस करने के लिए आपको किसी के कंधे पर पाँव रख के जाना पड़ता है। मेरा मतलब जो भतीजा पढ़ता है FA में, वो कहता है कि उसके पास निज़ाम तालीम को बदलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वो कहाँ इम्प्लीमेंट करे, क्योंकि वो पॉलिटिशियन तो बन नहीं सकता। पॉलिटिशियन नहीं बन सकता तो अपनी रिफॉर्म्स कहाँ इम्प्लीमेंट करेगा। यानी एक बच्चा है जिसको ये रियलाइज़ है कि उसके पास आइडिया है, लेकिन उसको ये भी पता है कि उसके इर्द गिर्द जो सिस्टम है वो वर्केबल नहीं है, जो उसको वहाँ तक पहुँचने नहीं देगा। ऐसा बच्चा जब डिसइल्यूजनमेंट का शिकार होगा तो वो ज़ाहिर है मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास जाएगा कि जी आप मेरे जो है दर्द की दवा करें, इब्ने मरियम बने मेरे लिए। एक ऐसी दलदल में धकेलते हैं आपको जहाँ इंसान फिर तन्हा रह जाता है, वो आगे निकल भी जाए तो अकेला होता है। और कलेक्टिव थॉट्स के लिए, एक इज्तिमाई सोच के लिए ये चीज़ परवान नहीं चढ़ाते, क्योंकि सिस्टम का तकाजा है कि लोगों को जुड़ने ना दिया जाए। जब वो लोगों को जुड़ने की बात करेंगे, जब वो ये बात करेंगे कि आपका रोज़गार आपका हक़ है, आपने हुकूमत से लेना है, उसका मुतालबा करना है इस रियासत से, तो वो लोगों को एक किस्म की ऐसी इज्तिमाइयत की तरगीब दे रहे होंगे जो कि एक्चुअली एक दुरुस्त रास्ता है। और वो चूँकि कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हुक्मरान तबके के मफादात के काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन है और आप किसी जगह पे आपने बिल्कुल कैलकुलेट कर लिया है, आपको सारे वाज़ेह इशारे मिल रहे हैं कि आप नाकाम होने जा रहे हैं, लेकिन आपको मोटिवेशनल स्पीकर ने बताया कि भाईजान नहीं, दुनिया में कामयाब वो फर्द होता है जो लगन और कमिटमेंट और वो पीछे नहीं हटता चाहे जो मर्जी हो जाए। और उसी मोटिवेशनल स्पीकर के उसमें आए हुए तो आगे घुसता चला जाता है, जिसको हम कहते हैं फैलेसी ऑफ सनक कास्ट। और ये ईगोसेंट्रिक एक अप्रोच के साथ वो चला जाता है कि नहीं मैं कैसे नाकाम हो सकता हूँ, और करते करते वो बेड़ा गर्क कर बैठता है अपने बिजनेस का भी, और अपना एक बैड इवेंट उसके लाइफ में आ जाता है। उससे बहुत बेहतर है कि अगर उसी सिचुएशन को लिया जाए तो दुनिया में कामयाब वो अफराद हुए होंगे जिन्होंने स्टेप बैक किया, उन्होंने देख लिया कि नहीं काम गलत होने जा रहा है, उन्होंने स्टेप बैक किया और उन्होंने किसी और साइड से आ गए या एक फ्रेश स्टार्ट ले लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ उन्होंने कोई बेहतर अप्रोच, एक साइंटिफिक अप्रोच अपनाई। उसमें ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी के जो ज़ाती तजर्बात हैं ज़िंदगी के वो दूसरा बंदा दोहराए तो उसके भी वही नताइज निकलें। कई फैक्टर्स होते हैं, कई पहलू होते हैं जो एक प्रोसेस के अंदर चल रहे होते हैं और उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। और बेसिकली मतलब हो सकता है कि एक प्रोसेस में एक तजर्बे से एक शख्स गुजरा हो, उसने कोई ऐसे फ़ैसले किए हों और वो टाइम एंड स्पेस के हिसाब से वो फ़ैसले जो वो क्लिक कर गए हों और वो बंदा जो है वो आगे उसका मकसद जो है वो पूरा हो गया हो। लेकिन अगर उसी शोबे का बंदा उसको उसूल बना ले तो ये गलत मेथड है कि जी नहीं आप ऐसे करेंगे। चंद चीज़ें होती हैं जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं वो एक उनको छोड़कर, अदरवाइज़ एक शख्स की ज़िंदगी के अंदर फ़ैसले जब होते हैं तो उसमें कई पहलू होते हैं जिसके अंदर वो फ़ैसले कर रहा होता है और मुख्तलिफ़ कैफियत के अंदर मुख्तलिफ़ वक्त में वो फ़ैसले बाज़ों का उलट भी हो जाते हैं। पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन है वही सारी गलत है। लोग मुख्तलिफ़ डिग्रीज़ करते हैं, अपने शौक़ से नहीं करते, अपनी पैशन से नहीं करते, अपनी पसंद से नहीं करते। वो उस तरफ जाते हैं जॉब ओरिएंटेशन होती है, जहाँ जॉब ओरिएंटेड डिग्रीज़ होती हैं जिनकी मार्केट के अंदर कुछ सुनते हैं कि जी आज MBA कर लो, आज कंप्यूटर साइंस कर लो, आज IT में कर लो, आज फलां डिग्री कर लो, जहाँ नौकरी है वो सारे उधर चल पड़ते हैं। ये एक बुनियादी जो कमज़ोरी है, जो खामी है, वो बेरोज़गारी है एक्चुअली। अब मेरे ख़्याल में सबसे बड़ा जो मोटिवेशन होता है सोसाइटी के अंदर वो उस सोसाइटी का आर्ट और लिटरेचर होता है।
और आर्ट और लिटरेचर की जो एब्सेंस होती है वो सोसाइटी के अंदर मैडनेस क्रिएट करती है। और फिर इस मैडनेस के अंदर आपके हाथ में कोई शाह आ जाता है, कोई ठा आ जाता है वो आपको आगे इंजेक्शन लगाने शुरू कर देता है मोटिवेशन के। जब हम एजुकेशनल सिस्टम की बात करते हैं, फॉर्मल एजुकेशन किसी भी मुल्क में जब प्लान होती है तो वो अपने गोल सेट करती है। प्राइमरी एजुकेशन का क्या गोल होगा, सेकेंडरी एजुकेशन का क्या गोल होगा, हायर सेकेंडरी का क्या होगा और फिर यूनिवर्सिटीज़ का क्या गोल होगा। पाकिस्तान में जब, क्योंकि मैं पॉलिसी स्टडीज़ पढ़ाती हूँ, तो हम हमेशा क्रिटिक ये करते हैं कि पाकिस्तान में एजुकेशन बिल्कुल आइसोलेशन में प्लान होती रही है, एज़ इफ़ इसका बाकी सेक्टर्स के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो हम एजुकेशन के जब बड़े गोल्स भी पढ़ते थे ना, जब हम पॉलिसी में सबसे इनको अच्छा शहरी बनाना है, अच्छा मुसलमान बनाना है और इस तरह के करैक्टर बिल्डिंग के गोल्स बस लिखे हुए, कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि इसको अपने लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए और ग्लोबल मार्केट के लिए एक ह्यूमन रिसोर्स बनाना है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ, हमारी किसी पॉलिसी में भी नहीं है, हमारे प्लान्स में भी नहीं है। ये निज़ाम तालीम जो लूप होल्स छोड़ता है ना, जो आपके अंदर खला रख देता है, वो मुआशरे में भी नज़र आते हैं, वो आपको पॉलिटिकल सिस्टम में भी नज़र आते हैं। हम सोर्स ऑफ नॉलेज किसको मानते हैं आज तक पाकिस्तानी सोसाइटी में, राइट? अब सोर्सेज ऑफ नॉलेज हमने जब भी पढ़ना शुरू किया ना, तो हमें सबसे पहले मिला सुपरस्टिशंस। लोगों के तवहमात थे, किसी के साथ कुछ हो जाता था तो वो समझता था सबके साथ ऐसा ही होगा, राइट? और फिर नहीं भी हुआ होता था, एक खौफ भी होता था, तो उसको इल्म मान लिया जाता था। अच्छा, फिर इंट्यूशंस थे, मैं समझदार इंसान हूँ, मुझे इंट्यूशन है कि ऐसा होगा और मैंने कह दिया तो लोगों ने मान लिया। उसके बाद फिर आ गया मज़हब, और मज़हब में जो एक मज़हब के साथ जो एक अटैच किया गया ना कि नो क्वेश्चनिंग, उसकी वजह से ये हुआ कि मज़हब और दूसरी तरफ साथ ही आपको लफ्ज़ मिलता है अथॉरिटी, कि जो मज़हब की बुनियाद पे बात करेगा वो अथॉरिटी मान लिया जाएगा, उसको तो क्वेश्चन भी नहीं होना। इंट्यूशन पे या सुपरस्टिशन पे तो शायद क्वेश्चन हो जाए, लेकिन यहाँ पर जब रिलीजन एंड अथॉरिटी आ गई तो इससे आगे सवाल भी नहीं होना। अच्छा, अब जिसको हम डेवलप्ड वर्ल्ड कहते हैं ना, वो इससे आगे बढ़े और उन्होंने दो और चीज़ें ऐड की, रैशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म। रैशनलिज्म ये कि अगर अथॉरिटी भी बात कर रही है तो वो उसका कोई लॉजिकल रीज़न दे, राइट? और एम्पिरिसिज्म ये कि सिर्फ लॉजिकल रीज़न पे बात ख़त्म नहीं हो जाएगी, फिर उसकी प्रॉपर एविडेंस दे, तो फिर वो एम्पिरिकल नॉलेज माना जाएगा। अच्छा, हम रुक गए अथॉरिटी पे, और हम रुक इसलिए गए हैं कि हमारे पास इल्म की कमी है, हमारे पास रैशनलिज्म की भी कमी है, और हमारे पास रिसर्च तो है ही नहीं कि हम एविडेंस दे सकें। जब हमारे पास ये दोनों चीज़ें कम होंगी ना, तो हम हर सवाल का जवाब रिलीजियस अथॉरिटी में ढूंढ लेंगे और वहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे कि अब इससे आगे तो सवाल है ही नहीं। रिलीजन ने बजाते खुद आपको कहीं मना नहीं किया था कि आप लॉजिक की तरफ ना जाएं, तो गौर और फिक्र करने का हर रिलीजन कहता है, लेकिन रिलीजन को पकड़ के रखने वालों ने ना बड़ी मजबूती से पकड़ लिया। उन्होंने कहा इससे आगे बढ़ना ही नहीं है, और अगर इससे आगे का सवाल उनसे कर दिया गया तो उनके पास इल्म नहीं है, और क्योंकि इल्म नहीं है तो वो बात को मज़हब पे ही ख़त्म कर देंगे। इसके साथ अभी रिसेंटली मेरे मुताले में जो चीज़ आई और वो मुझे पाकिस्तानी सोसाइटी में बहुत बहुत ज़्यादा फैली हुई लगी, वो है टेनेसिटी। टेनेसिटी ये है कि ये वो नॉलेज है जिसका सोर्स आपको कभी मिलेगा ही नहीं। मैं बैठ के किसी शख्स के बारे में एक अफवाह उड़ा देती हूँ, और पाकिस्तानी मुआशरे में या पाकिस्तान जैसे मुआशरों में ये टेंडेंसी पाई जाती है कि वो ग्रेप वाइन की तरह फैलती चली जाएगी बात, एंड देन यू कीप फाइंडिंग द रूट बट यू कैन नॉट फाइंड द रूट। तो यहाँ पर जो मोटिवेशनल स्पीकर्स की मैंने स्पीचेस कुछ सुनी हैं, वो बीच में ऐसा इल्म डालते हैं जिसकी कोई बेस नहीं है, जिसकी कोई रूट नहीं है। मैंने एक और मुकर्रिर को सुना जो मौत से डराता है, पता नहीं उसे मोटिवेशन स्पीकर के तौर पर क्यों बुलाया जाता, वो तो डीमोटिवेट करता, अनमोटिवेट करता, हमें डराता है। फिर कुछ हैं जो जिन भूत अफरियत और उसके बारे में बात करते हैं, और कोई अगर उनसे पूछे कि आपको कैसे पता कि जिन भूत हैं, उनका वजूद है, तो वो कहते हैं कि, और ये वाकई मैंने एक शख्स को कहते हुए सुना, उसने कहा कि अगर
जिन न होते तो फिर हॉलीवुड फिर क्यों उन पर इतनी ज्यादा फिल्में बनाता? हंसी आती है। हॉलीवुड तो डोनाल्ड डक और पेपा द पिग पे भी फिल्में बनाता है। कार्टून है तो कार्टून को आप हकीकत नहीं समझ सकते। तो गोया कि ये लोग जो हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स, ये बेवकूफ़ बनाना जानते हैं। और दुख की बात यह है कि हमारे तलबा और तालिबात जिस तालीमी निज़ाम से गुज़रे हैं तो वो बहुत जल्दी उनकी बातों में आ जाते हैं। इस बात की दलील है कि हमारा तालीमी निज़ाम बिल्कुल नाक़िस हुआ है कि इसमें हमारे स्टूडेंट्स की सोचने और समझने की सलाहियत मफकूद हो गई है और शायद इस पूरे निज़ाम को अब असर नौ तामीर करने की ज़रूरत है। मैं कुछ दिन पहले एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जंगलों के ऊपर, कि जंगलात में जितनी भी काई हमें नज़र आती है, आप ट्रेल 5 पे भी जाएं वहाँ पे भी आपको काई नज़र आती है। वो कहती है कि ये काई जो है ना, ये नेटवर्किंग लाइंस हैं जो मैसेजेस बड़े दरख्तों का छोटे दरख्तों का कनेक्शन आपस में बनाती हैं और उन तक मैसेजिंग करती हैं। फिर उसी डॉक्यूमेंट्री में रोमानिया के कुछ बॉटनी के लोग हैं जो इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि जब छोटे पौधे जो हैं वो सूखने के करीब आते हैं या वो ज़मीन से अपना नमकियात और पानी हासिल करने में दिक्कत होती है, तो जो बड़े पौधे हैं ये अपनी जड़ें उनकी तरफ फैलानी शुरू कर देते हैं ताकि उनको मरने से बचाया जा सके। वो उनके हिस्से का पानी, नमकियात, ग्लूकोज उनको पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो ये सिस्टम जंगल का इस तरह से वर्क कर रहा है। जहां हम कहते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, वहाँ नबातात के अंदर ये कमाल है कि बड़ा पौधा जो है वो छोटे को बचाने के लिए तगोदो करता है, अपना हिस्सा उसको काट के देता है। ह्यूमन सोसाइटी के अंदर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अगर हो तो फिर हम में और जानवर में कोई फ़र्क नहीं है, फिर हम दोनों एक ही लेवल पे खड़े हैं। यहाँ पर जो वीकेस्ट है उसको भी सर्वाइव करना चाहिए और जो स्ट्रॉन्ग है उसको उसकी सर्वाइवल का ख्याल रखना चाहिए। प्रॉब्लम ये है हमारे निज़ाम के अंदर कि जब हम इस तरह की बाउंड्रीज़ देखते हैं और ये हम कह देते हैं कि जी आप अपने तौर पर जिएँ, आपकी कामयाबी आपकी अपनी कामयाबी है, आपकी नाकामी आपकी अपनी नाकामी है, उसमें ना माशरे का कोई हिस्सा है ना माशरे का कोई अमल दखल है। तो इससे हमें ये लगता है कि हम जो सोसाइटी है वो किसी भी फ़र्द का बोझ नहीं उठा रही, वो उसके ऊपर अपने दरवाज़े बंद कर रही है। हम ये फ़िक्रा कहते हैं कि जी आप ये ना सोचें कि मुल्क ने आपके लिए क्या किया, आप ये सोचें कि आपने मुल्क के लिए क्या किया। मैं एक ब्रिलियंट स्पोर्ट्समैन था, एक मिसाल दे रहा हूँ। मुझे मुल्क ने अच्छा ट्रैक ही नहीं दिया तो भाई मैं कहाँ भाग के ओलंपिक में आपके लिए गोल्ड मेडल लेके आऊँ। मैं एक बहुत आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट था, मैट्रिक में आपने मुझे दूर से दिखा दिया कि भाई ये जो है ये दिया है, सेपरेट लैंप है, इसको सेपरेट लैंप कहते हैं, 8 फुट की दूरी से आप इसको देख लें। मैंने उसको चलाया ही नहीं है तो भाई मैं कहाँ पे जाके एक्सपेरिमेंट करूँ। फिर आप कहते हैं कि जी आप ये सोचें कि मुल्क ने आपको क्या, आपने मुल्क को क्या दिया है। जब ये चीज़ें होती हैं निज़ाम के अंदर, ये कमियां रह जाती हैं जो फ़र्द को उसकी सलाहियतों के मुताबिक परवान नहीं चढ़ने देती, तो फ़र्द फिर रास्ते ढूंढता है कहीं ना कहीं पहुंचने के, कहीं ना कहीं मंज़िल मकसूद पर जाने के। उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी अंदर से ही मोटिवेशन लेते हैं, खुद ही फीनिक्स की तरह जलते हैं, राख बनते हैं और फिर उसी राख से अगली रात वो दोबारा उठ जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें मोटिवेशनल स्पीकर चाहिए जो उन्हें दोबारा मिट्टी की तरह थप के उसकी राख को दोबारा खड़ा कर दे, लेकिन वो राख काफ़ी कमज़ोर होती है जो उसको बरकरार नहीं रखती, वो फिर गिर पड़ता है, फिर मोटिवेशनल स्पीकर आ जाता है, फिर गिर पड़ता है, फिर मोटिवेशनल। इसमें वो गिरता ही रहता है, लेकिन वो जो पैसे पे करता है, जो अपना टाइम पे करता है, उससे मोटिवेशनल स्पीकर काफ़ी ऊपर चला जाता है। मैं आज आपको ऐसे तावीज़ बनाने का तरीका सिखाऊंगा जिसका रिजल्ट भी 100% है और आपको इसके बाद किसी दरवेश और किसी बंगाली बाबा की जरूरत नहीं रहेगी।
अब अल्लाह के यहाँ 170 दर्जे हैं रिवार्ड के। रिवार्ड की ज़रा शक्लें कहीं अगर देख लें तो याद रहेंगी आपको, यार ये भी शक्ल है, ताकि उसका भी शुक्र अदा करें। क्या शक्ल है जी? सर आपकी पूरी मेहनत के बाद अगर सुकून की नींद आती है तो आपकी इतला के लेट जाए, इस लाहौर शहर में बड़े पैसे वालों को नींद नहीं आती, ये अताए रब्बानी है। सबर, इतना सबर, मगर सिर्फ सबर करके बैठना भी नहीं है, यकीन भी रखिए। पॉजिटिविटी, यकीन अमल प्रोड्यूस कराता है, यकीन पॉजिटिविटी निकालता है। आप इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट से क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपने आप में ये 3 सिफात पैदा करेंगे ना तो अल्लाह ताला आपको इस दुनिया की इमामत फिर देंगे, फिर आपको मिलेगी इस दुनिया की इमामत। कहीं ना कहीं जो आपकी एफर्ट है उसका एक हिस्सा दिख नहीं रहा, वो जो नहीं दिख रहा, देखें आपको ये हमारा इदारा आपकी नीयत के पैसे नहीं दे रहा, फिजिकल प्रेजेंस और काम के पैसे दे रहा, इखलास के पैसे नहीं आईपीओ पे कर सकता, लेकिन ये दोनों नीयत और इखलास पूरा यकीन रखिएगा कि इसका सिला। आप अंदाज़ा करें कि यहाँ पर मोटरवे पुलिस जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुला रही है कि जी आप आकर इनको लेसन दें। अच्छा, भी मोटरवे का जो पुलिस ऑफिसर है उसको मोटिवेशन क्या चाहिए और क्यों चाहिए? उसकी तनख्वाह भी बेहतर है, उसके ड्यूटी आवर्स भी बेहतर हैं, उसका सब कुछ बेहतर है, ठीक है। और फिर जब उन्होंने क्रिमिनल्स के साथ लड़ना है तो क्या कानों में हेडफोन लगाने हैं? गाड़ी को चेज़ करते हुए या जो गाड़ी सिग्नल काट के जा रही है उसको रोकने के लिए उन्हें किसी कासिम अली शाह की ज़रूरत है कि इसने खिलाफ कानून काम किया, इसको रोक के इसका चालान करना? तो ये एक अजीब ही सूरत हाल है जो हमारे यहाँ शुरू हो गई है। कहते हैं किसी कस्बे में एक कारोबारी शख्स रहता था जिसने बहुत से तोते पाल रखे थे। उसने तोतों को सिधा रखा था। वो कारोबारी शख्स लंडा बाजार से पुराने स्वीटर्स औने पौने दामों खरीद कर लाता और तोते इन स्वीटर्स की ऊन उधेड़ देते। कारोबारी शख्स वो ऊन महंगे दामों शहर के बड़े बाजार में बेच आता। तोते पालना उसका शौक था और वो शौक अब कारोबार में बदल चुका था। एक दिन कारोबारी शहर से वापस आया तो क्या देखता है कि तोतों ने अपना काम मुकम्मल ही नहीं किया। कारोबारी शख्स ने गानी वाले तोते से वजह पूछी। गानी वाला तोता इंसानों की जुबान समझता और बोलता था और वो इन तोतों का लीडर भी था। उसने बताया कि तोतों ने आज हड़ताल की हुई है और उनका मुतालबा है कि उनसे काम ज्यादा लिया जा रहा है और खुराक कम दी जा रही है, जिससे वो कमजोर हो रहे हैं। कारोबारी शख्स ने थोड़ी देर के लिए सोचा, हिसाब किताब किया कि अगर खुराक बढ़ाई जाए तो मुनाफा कम होने का अंदेशा है। बस उसने गानी वाले तोते को बादाम, पिस्ता और देसी घी की चूरी खिलाई और कोई दूसरा हल निकालने को कहा। अगले ही दिन गानी वाले ने उड़ान भरी और साईं तोते शाह को बुला लाया। साईं तोते शाह ने सब्र और शुक्र के मौजू पर तकरीर की, चूरी खाई और चला गया। कारोबारी शख्स वापस आया तो हैरान रह गया। बस एक ही हफ्ता गुजरा कि हड़ताल दोबारा शुरू हो गई। साईं तोते शाह को दोबारा बुलाया गया, मगर इस दफा साईं ने अपना रेट बताया और फ्री में तकरीर करने से इनकार कर दिया। बस तय पाया कि हर हफ्ते साईं तोते शाह इनको दर्स देगा और इसके बदले में बादाम, पिस्ता और चूरी खाएगा। कारोबारी शख्स को यह सौदा ज़्यादा महंगा नहीं लगा क्योंकि सारे तोतों की खुराक में इजाफा इसको ज़्यादा नुकसान दे रहा था। अब हर हफ्ते साईं तोते शाह तकरीर करने आता है और मज़ीद मोटा और ताकतवर हो रहा है और काम करने वाले तोते दिन ब दिन कमज़ोर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मुतमईन हैं। वर्कर ने अगर काम करना है तो उसकी मोटिवेशन यही है कि आज अगर वो पॉइंट ए पर है और वो मेहनत से जांफिशानी से काम कर रहा है तो कल उसको पॉइंट बी पे होना चाहिए। ये नहीं है कि वो एक ही जगह पे सारी उम्र खड़ा है और उसी जगह खड़े का खड़ा ख़त्म हो गया। उसको आप मोटिवेशन के जितने मर्जी इंजेक्शन दे दें, जब तक आप अपने सिस्टम को अपग्रेड नहीं करेंगे, सिस्टम के अंदर अफराद को आगे बढ़ाने की सकत नहीं होगी, आपका सिस्टम कभी भी काम नहीं करेगा। आप इसके अंदर जितने चाहें मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो रख लें। वो एक ऐड बड़ी मज़ेदार एक घी की चली। एक सेठ है जो एक बड़ी कॉर्पोरेट फर्म का मालिक है। वो खाना घर से लेके आता है, उसका नायब कासद उसको खाना सर्व करता है और वो खाना खाता है और उसके बाद जो है नायब कासद खाना उठा के ले जाता है, या उसका ऑफिस हेल्पर कह लें आप, और उसके बाद उसका बचा हुआ खाना खाता है। एक दिन वो उसको पकड़ लेता है
और उसके बाद उसको शर्मशारी होती है और वो खाना जो है वो घर से ज़्यादा बनवा के लाना शुरू कर देता है। और इसके ऐड के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा दादो तहसीन के बरसाए ट्विटर के ऊपर लोगों ने कहा कि जी ये अपनी प्लेट स्प्लिट करते हैं उनके साथ जिनको इस खाने की ज़रूरत है। मैंने इस पर यह सवाल उठाया कि हम इस ऐड को रिवर्स करके देखते हैं। पहली बात यह है कि उस नायब कासत पे ये नौबत क्यों आती है कि वो खाना जो है वो बचा हुआ खाए। मतलब ये है कि सोसाइटी के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, उसकी तनख्वाह जो है वो उसके खाने का ख़र्च पूरा नहीं कर पा रही। या ये भी हो सकता है कि जो सेठ है वो उसकी तनख्वाह की जो रेशो है वो इन्फ्लेशन की रेशो के साथ उसको मैनेज नहीं कर पा रहा, उसको कम तनख्वाह दे रहा है। तो इसी तरह से है कि हमारे यहाँ सेठों ने वर्कर्स की तनख्वाहें बढ़ानी बंद कर दी हैं, सिस्टम को अपग्रेड करना बंद कर दिया है और उसकी जगह वो जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो उसको बुला लेते हैं, उसको लाख रुपया उसको देते हैं, वो आके बैठ जाता है वर्करां नूं, हाँ भाई तुसी मुंडे वो काम नहीं सही करते, तुहाडे अंदर खराबी आ, तुसी ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲਿੱਤਰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੂ ਕੇ ਚੱਲ ਬਈ सेठ का काम आसान करके चला जाता। आप एक कैपेसिटी नहीं है सोसाइटी के अंदर, सिंपल इज़ दैट। आप एक फैक्ट्री है भाई, उसके अंदर आपने 4 बंदे रखने, 5 बंदे रखने, 60 और 100 पैदा हो रहे हैं, 4-5 ही जाएंगे। लेकिन सोसाइटी इस बात को तस्लीम नहीं करेगी कि भाई हमने पहली जगह आपको टेक्निकली एजुकेट नहीं किया, दूसरा हमने आइडिया पेटेंट करने का कोई तरीक़ाकार वज़ा नहीं किया था यहाँ पे, और तीसरा हमने बैंकिंग सेक्टर के अंदर इतनी सख्त नहीं रखी थी कि वो आपको लोन दे, और चौथा हमने जो मार्केट इकोनॉमी है, जो मार्केट है, उसको इस हद तक फ़र्श नहीं किया था कि आपका माल वहाँ पे बिक सके, उसकी खपत निकल आए। ठीक है, अब आप तो हो गए हैं नाकाम, ठीक है, इसकी ज़िम्मेदारी आप हम पे ना डालें। जैसे वो एज ऑफ सर्विलियंस कैपिटलिज्म में वो डॉक्टर जुबाफ का जो है वो कहती हैं कि जो मॉडर्न इकोनॉमी है और जो मॉडर्न सोसाइटी है, इसमें फ़र्द की ज़िम्मेदारी जो है वो मुआशरे ने मजमूई तौर पर लेनी छोड़ दी है। उसको कह दिया है कि जी अगर कामयाब हैं तो आप अपने सर पे हैं, अगर नाकाम हैं तो आप अपने सर पे हैं। जब हम ये सारी बातें करते हैं तो हो सकता है कि यंग जनरेशन ये सोचे कि अच्छा हमें एक थोड़ा सा सहारा था मोटिवेशनल स्पीकर्स का, तो ये बोलने वाले अब ये कह रहे हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर भी पूरी बात नहीं बताता और वो भी पूरा इल्म नहीं रखता। और तो मैं ये कहूँगी कि बच्चे अपने आप को, इस वक्त जो बच्चा है ना, जो टीनेज से निकल रहा है, वो बड़ा अच्छा सेल्फ जजमेंट करता है और वो अपने आप को बहुत अच्छी तरह पहचानता है। हम नहीं पहचानते थे, अगली जनरेशन हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है सेल्फ इंटेलेक्चुअलिज्म के बारे में। तो अगर वो जानता है और अगर वो उसको लगता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एक फ्रेंड है, उसके बेटे ने जब भी घर में किसी की बर्थडे होती थी तो वो माँ के साथ केक बनाता था, राइट। बाय द टीन एज उसने कहा कि मुझे शौक ही है, मैंने बेकिंग करनी है, ठीक है। अब अगर कोई बच्चा अपना इस तरह का कोई एक इंटेंशन या कोई एक इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कर ले, और फिर मैं कहूँगी कि वो बच्चा खुद करे। अब वो ज़माना नहीं है कि अम्मी बताएंगी या अबू बताएंगे या कोई अंकल बताएगा, तो बच्चा खुद आइडेंटिफाई करे। हाँ, जो कोशिश करनी है वो ये करनी है कि किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पाइड वाइपर के पीछे नहीं जाना, उस फील्ड के एक्सपर्ट लोगों से रब्ता करें। अगर उसने बेकिंग करनी है ना, तो किसी सक्सेसफुल बेकिंग के बंदे से मिले, उससे मेंटोरिंग ले, बजाय इसके कि बैठ के सिर्फ फ़लसफ़ा सुने कि जी बहुत अच्छी बात है, आपको काम करना चाहिए। हाँ, हम सबको पता है कि काम करना चाहिए। इसकी बजाय वो जाके अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स के साथ कांटेक्ट करें। मुझे बड़ा मज़ा आता है जब कोई बच्चा, मुझे एक ही काम आता है, मुझे रिसर्च आती है, जब कोई बच्चा मुझे कांटेक्ट करके कहता है मैं रिसर्च प्रपोजल बना रहा हूँ तो मैडम मैं आपके साथ मिल सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, इसने सही सवाल के लिए मुझे चुना है। और अगर कोई बच्चा मुझे ये कहे कि जी मेरी तबीयत बड़ी नासाज रहती है तो मैं आपसे मिल सकता हूँ, तो मैं कहूँगी नहीं बेटा, मैं वो वाली डॉक्टर नहीं हूँ। तो आपने सही लोगों को ढूंढना है और सही सोर्स ऑफ नॉलेज ढूंढना है, जिसके पास एविडेंस भी हो, एक्सपीरियंस भी हो, और वो आपको रैशनली गाइड करे, वो आपके जज्बात से ना खेले। तो ऐसे लोगों को तलाश करें।
बाकी अगर हम देखें बड़े लोगों की ज़िंदगी, गालिब ने कहा था एक हंगामे पे मौकूफ़ है घर की रौनक, नोहा गम ही सही नगमा शादी न से। अब क्या आपको इसके अंदर मोटिवेशन नज़र नहीं आती? गालिब की ज़िंदगी को देख लें, पेंशन का झगड़ा उसका, बच्चा उसका कोई नहीं बचा, दिल्ली में जो है मुस्लिम तहज़ीब वो ज़वाल की तरफ आमादा है। अब गालिब इसके अंदर से भी मोटिवेशनल खुद ही निकाल रहा है। वो किसी बंदे के पास नहीं जा रहा कि मैं पैसे दे के उसको सुन लूँ और मुझे मोटिवेशन आज मैं अच्छा शेर कह दूँ। वो तो ये कह देता कि कोई दिन गर जिंदगानी और है, हमने अपने जी में ठानी और है। अगर मैं शेर सही बोल गया गालिब का, कुछ इस तरह का ही है। तो ये इंसान के अंदर से ही मादा फूटना है।